हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्ज़ाम देने वाले 12th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का जो मॉडल सेट जारी किया गया था, उस मॉडल सेट का सेक्शन डी में जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को आज हम इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हम उसी मॉडल सेट का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन तीनों का सॉल्यूशन को 3 अलग अलग लेक्चर में हम बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, तो बाकी सेक्शन ए बी सी का जो सॉल्यूशन आपको अगर देखना है तो हमारे चैनल में जाकर के आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज का इस क्लास में हम उसी 2025 में जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 12th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का जो मॉडल सेट जारी किया गया है आपके बेहतर एग्जाम के लिए, तो उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को बताने वाले हैं। तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियोज या लेटेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और या किसी भी तरह का जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है या उसका लाभ अगर उठाना है तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का लाभ आप समय पर उठा सकें। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग को हम क्वेश्चन बताते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या क्या है, उसके बाद एक करके हम सभी का सॉल्यूशन बताएंगे। ध्यान दोगे, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 सेशन वाले बच्चों के लिए है, जो कि आपका जारी किया गया है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा। ठीक है, ये है क्लास 12th के लिए, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, फुल मार्क्स है 80 मार्क्स और क्वेश्चन और टाइम आवर दिया हुआ है 3 मार्क्स। तो जनरल इंट्रोडक्शन हम इसका आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इसमें देखोगे आज का क्लास में हम सेक्शन डी बताने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन डी में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 47 से 52 आर लॉन्ग आंसर टाइप, आंसर एनी 4 ऑफ दिस क्वेश्चंस, यानी इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस 6 क्वेश्चन में से किसी 4 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है, ध्यान रहे। तो हम तो फिलहाल 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं आज का इस क्लास में। तो क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दोगे। ये आपका सेक्शन डी का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ जो दिया हुआ है 3 ठो, उसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद 48 में फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसके बाद 49 में ध्यान दोगे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, यानी 2 ठो लाइन दिया हुआ है, ध्यान दोगे, देखोगे इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद 50 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 50 में ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड are found to be both diamonds. What is the probability of lost card being a diamond? ठीक है, इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 51 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द पैराबोला एंड लाइन। पैराबोला और लाइन से जो एरिया बॉन्डेड होगा उसे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दोगे, ये एक क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और इसे हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो इस टाइप का जितना सारा क्वेश्चन आएगा और अगर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो सभी का सॉल्व करने का तरीका जो है, मेथड है, वो सेम होगा। ठीक है, सिर्फ ये इक्वेशन चेंज हो सकता है
और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक हर साल एग्जाम में आया है, जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता ही होता है, आता ही आता है 5 मार्क्स में। सिर्फ होता क्या है कि यहाँ जो 5 3 1 5 2 1 3 ये सब जो नंबर जो है, ये नंबर सिर्फ चेंज हो जाता है। तो क्या है इसका समस्या? समस्या कुछ नहीं है, सॉल्व तो सबको एक ही तरह से जैसा करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स लेते कैसे हैं, सो ध्यान दोगे, सबका कॉफिशिएंट ले लेते हैं। 5 3 1 ले लिए, 5 ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिए, फिर यहाँ से 2 ले लिए, फिर यहाँ से 1 ले लिए, फिर यहाँ से 3 ले लिए, फिर यहाँ से 1 ले लिए, फिर यहाँ से 2 ले लिए, फिर यहाँ से 4 ले लिए, ये ले लिए, ठीक है। इसके बाद एक बी लेते हैं, ठीक है, वेक्टर बी, सॉरी मैट्रिक्स बी। कौन सा बी? सभी कांस्टेंट को जो इक्वल टू में है, ठीक है। और ध्यान रहे इक्वल टू में ही होना चाहिए, एलएचएस में नहीं होना चाहिए, आरएचएस में होना चाहिए। फिर यहाँ से हम लोग एक्स ले लेते हैं। एक्स क्या लेंगे? इसका जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये ले लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अब सबसे पहले इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे। अगर इसका डिटर्मिनांट 0 आ जाएगा तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पहले हम लोग डिटर्मिनांट इसका निकाल लेते हैं। तो ये मैट्रिसेस का साइन हट करके डिटर्मिनांट लग जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सो ध्यान दोगे, डिटर्मिनांट फाइंड करने आप लोग जानते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 5 को लेंगे, 5 को ले लिए। अब यहाँ स्मॉल डिटर्मिनांट का साइन देंगे। ये रॉ 5 वाला और ये 5 वाला कॉलम हट जाएगा, तो यहाँ से ये टर्म आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ गया। फिर जब हम लोग इसको लेंगे तो -3 के साथ लेंगे, -3 ले लिए, ठीक है। अब ये 3 वाला रॉ और 3 वाला कॉलम हट जाएगा, तो यहाँ से ये आएगा 2 1 और फिर यहाँ से 3 4, ये आ गया। फिर इसके बाद क्या लेंगे, तो 1 लेंगे, प्लस में 1, ये 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम कैंसिल हो गया, हट गया 2 1 1 2, ये बच गया। क्या करना है, 5 को लेंगे, ये 5 जिस रो में और जिस कॉलम में वो हट जाएगा, बाकी ये 4 टर्म को उतार देंगे। फिर जब इसको लेंगे तो माइनस के साथ लेंगे, ठीक है, माइनस के साथ यहाँ वाला नंबर ले लिए। ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे, तो यहाँ से 2 1 बच गया और यहाँ से 3 4 बच गया। फिर जब इसको लेंगे तो प्लस के साथ लेंगे। अब ये 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम हट जाएगा, तो बाकी ये 4 टर्म यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और बीच में हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और बीच में हम लोग क्या करते हैं, तो माइनस लेते हैं। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, बीच में माइनस लेते हैं। इसका आ जाएगा -2, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा -22, क्या आ गया, तो -22 आ गया। ये तो हम निकाल लिए जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ से अब इसका क्या करेंगे कि ए का इन्वर्स निकालेंगे। तो ए का इन्वर्स निकालने से पहले हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने से पहले हमें कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दोगे कोफैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान दोगे। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में जितने सारे एलिमेंट्स है उसका हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो 5 का कोफैक्टर को हम लोग A11 से रिप्रेजेंट करते हैं, A11 से। और जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो सेम वैसे ही 5 वाला रो और 5 वाला कॉलम हट जाएगा, तो ये हमारा 4 टर्म बचेगा डिटरमिनेंट में, यानी आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और बीच में माइनस लेंगे तो आ गया कितना, -2 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब उसी प्रकार से A12 का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ठीक है, ध्यान दोगे, ये बस डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिसेस है। तो हम इसको देख के भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कैमरा हम नीचे कर लेते हैं।
तो ध्यान दोगे, एक चीज ये भी ध्यान रखोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको याद रखोगे। ठीक है, शायद नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, इसे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको ध्यान में रखोगे इस चीज को। ठीक है, तो क्या है कि जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो प्लस में, इसका निकालेंगे तो माइनस में, तो हम पहले यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट का साइन देंगे। यहाँ पर पहले माइनस लगा दिए और डिटर्मिनेंट का साइन ले लिए, तो हम 3 का निकाल रहे हैं, तो 3 वाला रॉ और 3 वाला कॉलम हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो 2 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, तो 3 4 बचेगा, 2 1 और क्या बचेगा, तो 3 4 बचेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और बीच में हम लोग माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी -5 हो गया। अब इसके बाद A13 निकालते हैं, A13, तो A13 का जब निकालेंगे तो प्लस में लेंगे, वो एक बार प्लस एक बार माइनस फिर एक बार प्लस। ठीक है, 13 यानी इसका लेते हैं, इसका, तो इसका रॉ और कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो 2 1 1 2 बचेगा, 2 1 1 2 बचेगा, ये बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और बीच में माइनस आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, दैट इज इसका 3 हो गया। अब हम निकालते हैं 2 1, तो 2 1 क्या होगा, 2 1 माइनस के साथ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, 2 1 मतलब इसका निकालेंगे, सभी 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। अब इस 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 2 वाला रॉ और 2 वाला कॉलम हटेगा, तो क्या बचेगा, 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4, लेकिन माइनस में बच जाएगा, यहाँ से 3 1 2 4, ये बचेगा, माइनस तो अपने जगह पर रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, बट बीच में माइनस लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो -10 आ जाएगा। ठीक है, इसका आ गया। अब उसके बाद हम निकालते हैं, इसका ध्यान दोगे, इस 1 का। ठीक है, इस 1 का यानी A22 का। ठीक है, A22 का, तो फिर ये प्लस में आ जाएगा, फिर से हम डिटर्मिनेंट का साइन देंगे। ठीक है, और ये जो है हमारा 2 2, यहाँ वाला ये रॉ और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, 5 1 1 4। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो कितना होगा, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस 3 का निकालते हैं, यानी 2 3 का, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे। अब इस 3 का हम निकाल रहे हैं, तो ये 3 वाला रॉ और ये 3 वाला कॉलम नेगलेक्ट होगा, तो यहाँ से 5 3 बचेगा। ठीक है, 5 3 बचेगा, और यहाँ से 1 2 बचेगा, 5 3 और 1 2 बचेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसका कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, अब इसके बाद तो 1 2 3 4 5 6, 6 का कोफैक्टर हम निकाल लिए, इसका कोफैक्टर निकालेंगे यानी 3 1। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा, तो इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इस 1 वाला रॉ और ये 1 वाला कॉलम नेगलेक्ट हो जाएगा, 3 1 1 3 बचेगा, 3 1 1 3 बचेगा। ठीक है, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे 3 2, जो कि माइनस के साथ आएगा, 3 2 यानी किसका, तो इसका, तो ये 1 वाला रो और कॉलम हटेगा, तो 5 1 1 4 बचेगा, 5 1 1 4 बचेगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दिख नहीं रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो -19 आ जाएगा। अब इसके बाद A33 निकालते हैं, जो कि प्लस में आएगा। ठीक है, 3 3, तो 3 3 यहाँ से इसका निकालते हैं, तो ये 4 वाला रॉ और ये 4 वाला कॉलम हटेगा, तो 5 3 2 1 क्या बचेगा, 5 3 2 1। 5 3 2 1 बचेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो
-6 आ जाएगा, यानी -1 आ गया। चलिए सबका कोफैक्टर्स हम निकाल चुके हैं। अब हम एडजॉइंट लेंगे। तो कैसे लेंगे एडजॉइंट, थोड़ा सा ध्यान दोगे। अब हम लोग यहाँ से एडजॉइंट निकालेंगे। किसका, तो ए का। ए का एडजॉइंट कैसे निकालना है, एकदम सिंपल है, काफ़ी सिंपल है एडजॉइंट लिखना, इसलिए ध्यान से देखोगे। ठीक है, ध्यान दो कैसे लिखेंगे। ये जो रॉ वाला एलिमेंट जो है, इसका जो कोफैक्टर्स आया है, इसे हम कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, यानी इसका एडजॉइंट, सॉरी इसका कोफैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, इस 3 वाले का कोफैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, और इस 1 का कोफैक्टर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट रॉ वाले एलिमेंट का जो कोफैक्टर्स आया है उसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आया है उसका कोफैक्टर्स, तो यहाँ से ध्यान दोगे यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या आया है सो ध्यान दोगे। -2, -5 और 3। क्या आया है, -2, -5 और 3। ये एक्चुअली में किसका कोफैक्टर था, तो इसका कोफैक्टर था, जिसको हम वर्टिकली लिखेंगे। यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, -5 और 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से सेकेंड रो का जो कोफैक्टर होगा उसको हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, जो का क्या आया है, -10 आया है, और इधर 19 आया है, और -7 आया है। तो क्या आ गया, -10, 19 और 7, ये आ गया है। फिर इसके बाद थर्ड रो का जो कोफैक्टर्स है, जो क्या है 8, -19 और -1, जिसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। 8, -19 और -1, ये हम एडजॉइंट निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, तो इनवर्स निकालते हैं यहाँ से। तो इनवर्स का भी एक फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट, ये होता है। ठीक है, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग फाइंड किए थे, यहाँ पर क्या फाइंड किए थे, -22, और एडजॉइंट हमारा ये है -2, -5, 3, -10, 19, 7, 8, -19, -1, ये आ गया। ये क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स आ गया। अब एक फॉर्मूला और है, एक चीज ध्यान दोगे, एक्स का। एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो ए इनवर्स इंटू बी होता है। क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी स्टेप चेंज नहीं होगा, अगर क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाए तो भी, बस नंबर सिर्फ चेंज होगा। बी का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, तो बी का वैल्यू है हमारा यहाँ से 16, 19, 25, 16, 19, 25। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो रॉ है ना उसे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -32। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -190, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +200। ठीक है, अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैसे ही। ध्यान दोगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, मिस्टेक क्या हुआ है कि यहाँ पर क्या था, तो -7 था, और हम यहाँ पर बाई मिस्टेक +7 ले लिया, यानी यहाँ -7 होगा। ठीक है, यहाँ -7 होगा। ठीक है, यहाँ -7 होगा। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो ध्यान दोगे क्या आएगा। एक मिस्टेक इसमें और है, ध्यान दोगे, यहाँ पर ये जो 32 का जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, 32 मतलब क्या, इसका कोफैक्टर। ठीक है, इस 2 का कोफैक्टर। तो इस 2 का कोफैक्टर जब हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम जब नेगलेक्ट होगा, तो यहाँ से 52 बचेगा और यहाँ से 13 बचेगा, यानी यहाँ पर 52 और 13 ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, और इसका 2 आ जाएगा,
यानी यहाँ -13 होगा। ठीक है, यहाँ भी -13 होगा, यानी यहाँ -13 आएगा। यहाँ भी करेक्शन हुआ, यहाँ भी -13 होगा। ठीक है, दो जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको करेक्शन कर लोगे। यहाँ -7 और यहाँ पर -13। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर -13 होगा। तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 325। 325। ठीक है, और यहाँ भी माइनस होगा, माइनस। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको और इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 405। 405 में से इसको माइनस करेंगे तो बच जाएगा 44। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 158 आएगा। 158 में से इसको माइनस करेंगे तो -110 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हुए 22 से डिवाइड कर देंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, एक्स वाई जेड ये पुट कर देंगे। क्या था एक्स का वैल्यू, एक्स वाई जेड पुट कर दिए और उसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ से +1 -2 और 5 ये आ गया। यहां भी माइनस होगा, ध्यान दोगे, यहां पर भी माइनस होगा तो ये प्लस आ जाएगा। यानी यहां पर ध्यान दोगे। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा और z का वैल्यू 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 5। ध्यान दोगे, इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ था, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें ए ले लिए। कैसे लिए, जितना सारा यहाँ कॉफिशियंट है 531 531, यहाँ 213 वो ले लिए और यहाँ 1 2 4 ले लिए। फिर हम ए का डिटर्मिनेंट निकाले जो कि -22 आया। ठीक है, नॉट इक्वल टू आना चाहिए, 0 आने से नॉट एग्जिस्ट हो जाता। इसके बाद कोफैक्टर्स निकालते हुए हम उसका एडजॉइंट निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये भी फॉर्मूला है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का मोड इंटू एडजॉइंट। ठीक है, ए का मोड हम पुट कर दिए, एडजॉइंट पुट कर दिए। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, एक्स का वैल्यू ये है, ए इनवर्स का ये जो पूरा वैल्यू है उसको पुट कर दिए, बी का वैल्यू यहाँ से हम ले लिए और इसको मल्टीप्लाई किए हैं। कैसे मल्टीप्लाई किए हैं, इस रॉ को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रॉ का फर्स्ट एलिमेंट को इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी प्रकार से सेकंड रॉ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिए। और उसके बाद हम क्या किए हैं कि इसको हम सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए तो हमारा ये रिजल्ट आया, इसको डिवाइड कर दिए तो 1 to 5 आ गया। यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 to 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे एफ एक्स लेट कर लेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू ये एफ एक्स मान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं पहले। एफ डैश एक्स तो क्या आ जाएगा, ये पावर जो है सो आगे आ जाएगा तो 3x² हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा -3, इसका 0 हो गया। ठीक है, अब एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो फिर से ये पावर आगे आ जाएगा
तो 6 हो जाएगा, और x, और इसका तो 0 हो गया। ठीक है, इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट किए तो पावर आगे आया, पावर एक माइनस हो गया, इसका 1 हो गया, 3 बच गया, इसका 0 आ गया। अब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो ये 2 आगे आ गया, तो 6x हो गया। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी इसे 3 को यहाँ डिवाइड करोगे, 3/3 दैट इज 1। अब ये जो स्क्वायर इधर अंडर रूट हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, यानी यहाँ से इसका 2 वैल्यू आ गया, x का एक -1 आया और एक +1 आया। दोनों को बारी बारी से हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे x का ये दो ठो जो वैल्यू आया है, ठीक है, बारी बारी से हम इन दोनों वैल्यू को पुट करके एक बार -1 को हम यहाँ पर पुट करेंगे, x का जो -1 है उस -1 को यहाँ पुट करेंगे। जिस वैल्यू को पुट करने से डबल डेरिवेटिव्स पॉजिटिव आता है वो मिनिमा होता है, और जिस वैल्यू को पुट करने से नेगेटिव आता है वो मैक्सिमा होता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे एफ डबल डेरिवेटिव्स में पुट करेंगे -1 को। ठीक है, -1 को पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो 6 इंटू -1 -6 आ गया, लेस देन 0 आया। ठीक है, अब +1 को पुट करके देखते हैं, +1 को यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 1 दैट इज 6 आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 आ गया। तो -1 को पुट करने से नेगेटिव आया है, यानी ये मैक्सिमा वैल्यू देगा, और +1 को पुट करने से पॉजिटिव आया है, यानी जब पॉजिटिव आएगा तो वो मिनिमा देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स हैव मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -1 एंड मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू +1। -1 पर मैक्सिमम और +1 पर मिनिमम, तो हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्या पुट करेंगे मैक्सिमम के लिए, -1 कहाँ पुट करेंगे, तो क्वेश्चन में पुट करेंगे, सीधे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में पुट करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आ जाएगा f -1, कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर, तो -1 का क्यूब -3 -1 +3, तो क्या आ गया, -1 का क्यूब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर +3 हो गया, यानी यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, +1 पुट करने से, तो यहाँ पर हम +1 पुट करेंगे, f1 क्या पुट करेंगे, तो f1। ठीक है, अब f1 तो पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस में 3, यानी आ जाएगा 1 - 3 + 3 दैट इज 1, 3 3 कट गया तो क्या आ गया 1। तो इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दोगे। ये था हमारा फंक्शन। जब भी किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा तो सबसे पहले एक बार हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देंगे, यानी इसको हम लोग 0 कर दिए। यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, इन दोनों वैल्यू को बारी बारी यहाँ पर पुट करके हम चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव से। जिस वैल्यू को पुट करने से पॉजिटिव होगा वो मिनिमा होगा, और जिसे पुट करने से माइनस होगा, नेगेटिव होगा, वो मैक्सिमा होगा। तो -1 को यहाँ पुट किए तो आ गया नेगेटिव, यानी -1 से हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा, और +1 को यहाँ पर पुट कर दिए तो आ गया पॉजिटिव, यानी इसे मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स हैव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -1 एंड मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, यानी -1 को पुट कर देंगे यहाँ पर
तो आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और +1 को यहाँ पुट कर देंगे फंक्शन में तो आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन है फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी पेयर ऑफ लाइन्स। दो ठो लाइन दिया हुआ है, ये दोनों लाइन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। If two lines are in the form यदि दो लाइन हमारा इस रूप में हो, ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा, अगर दो लाइन हमारा इस रूप में अगर है तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान दोगे, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, इसमें मोड लगा हुआ होगा। फिर नीचे में क्या होगा, B1 क्रॉस B2 और इसका भी मोड होगा। ये है फॉर्मूला हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, अगर दो लाइन हमारा इस रूप में अगर हो तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रखोगे, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, यहाँ पर A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ A2 है, यहाँ B2 है। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पहले A1 A2 B1 B2 चारों को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, फिर B1 क्रॉस B2 फाइंड करेंगे, उसका मोड निकाल लेंगे और उन दोनों का डॉट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले A1 A2 B1 B2 को हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं इक्वेशन में। तो ध्यान देना, पहले कहाँ है A1, A1 यहाँ है, A2 यहाँ है, B1 यहाँ है, B2 यहाँ है। तो उसके अनुसार अगर हम इस लाइन में अगर आते हैं तो ध्यान दोगे, ये A1 है, ठीक है, ये A2 है, ये B1 है और ये B2 है। ठीक है, ध्यान दोगे, A1 का वैल्यू ये है, फिर A2 का वैल्यू, A2 का ये है, ये। अब क्या करेंगे, दोनों को पहले हम माइनस कर लेते हैं। इस A2 में A1 को लाके माइनस करना है, तो इस I को इसमें माइनस करेंगे तो I बचेगा। इस 2J को इसमें माइनस करेंगे तो पहले से माइनस J है, और ये 2J भी आके यहाँ माइनस होगा तो -3J हो जाएगा। ये यहाँ आके माइनस होगा, माइनस के, और ये फिर से माइनस होगा तो माइनस माइनस -2K, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग B1 चेक करते हैं कहाँ पर है। तो B1 हमारा ये है, I माइनस J प्लस K। ठीक है, B2 क्या है, तो B2 ये है मेरा, ये है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से B1 क्रॉस B2 फाइंड करते हैं। B1 क्रॉस B2 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, I J K, ये आ जाएगा। फिर B1 में क्रॉस निकालने जानते हो। ठीक है, क्या करते हैं, यहां पर डिटरमिनेंट का साइन देते हैं। ठीक है, अब पहले यहां पर B1 से I J K का कॉफिशिएंट को यूज करेंगे। तो B1 में I का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ J में -1 है तो इसके नीचे -1 लिखेंगे, K में +1 है तो यहाँ इसके नीचे +1 लिखेंगे। अब B2 में यहाँ पर I का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दिए, J का 1 है, फिर K का यहाँ 2 है, ये। ठीक है, अब ध्यान दोगे, I, अब इसे डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व अगर हम करते हैं, ध्यान दोगे, तो I को अगर यहाँ हम बाहर लेंगे तो ये I वाला रॉ और ये कॉलम नेगलेक्ट होगा तो यहाँ से ये 4 टर्म बचेगा, -1 +1 1 एंड 2।
ठीक है। अब जब इसे लेंगे तो माइनस के साथ लेंगे, तो जे वाला ये रो और कॉलम हटेगा तो 1 2 और 1 2 बचेगा। फिर प्लस के लेंगे, ये और ये नेगलेक्ट होगा तो ये बचेगा 1 -1 2 और 1। अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बट बीच में हम लोग माइनस रखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, बट बीच में माइनस रखने के चलते माइनस प्लस प्लस हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3i, माइनस ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 3k प्लस में, ये आ गया, मतलब 3i + 3k आ गया। अब अगर हम इस फॉर्मूला में जाते हैं, सभी का वैल्यू को पुट करते हैं, तो ध्यान दोगे इस फॉर्मूला में अगर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो b1 क्रॉस b2 का वैल्यू क्या आया है? b1 क्रॉस b2 का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं -3i + 3k डॉट a2 - a1 का वैल्यू आया है i - 3j - 2k, और नीचे में b1 क्रॉस b2 का जब मोड निकालना हो तो अंडर रूट लेंगे, और मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, i j k का कॉफिशिएंट, तो यही है मेरा b1 क्रॉस b2, तो i का कॉफिशिएंट -3 है, तो -3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ से 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। डॉट कैसे निकालेंगे, तो i का ये जो कॉफिशिएंट है और यहाँ से i का कॉफिशिएंट 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1। j तो यहाँ है ही नहीं तो 0 ले लेते हैं, j का यहाँ वैल्यू -3 है, k का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, और यहाँ मोड लगा देंगे। नीचे में आ जाएगा 9 + 9, इसका -3, फिर 0 और फिर -6, इसका आ जाएगा 18, इसको लिखेंगे हम लोग मोड -9, इसका हो जाएगा 9√2, ये मोड से बाहर आएगा 9 और नीचे 9√2, 9 9 कैंसिल हो गया तो 1/√2 आ गया। यहां से 3 आएगा, तो 3 से ये कैंसिल होगा तो ऊपर में 3 बचेगा। यहां अगर आंसर छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, बट अगर नीचे हम मोड नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 और नीचे आ जाएगा 2, ये। और ऐसे भी अगर शॉर्टेज डिस्टेंस में ये कहीं प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो शॉर्टेज डिस्टेंस का एक हम अलग से वीडियो बना के रखे हुए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस बताया गया है, उसको एक बार देखोगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 50, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का जो पैक है उससे एक कार्ड इज लॉस्ट, एक ठो को लॉस कर दिया जाए। उसके बाद फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, अब पैक में जो बचा हुआ जो कार्ड है उससे 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड द फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और देखा गया कि दोनों डायमंड है। एक कार्ड का लॉस होने के बाद जो बचेगा उस बचे हुए कार्ड में से 2 कार्ड निकालना है, और देखा गया कि दोनों डायमंड है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो पहले ही जो लॉस हो चुका था वो भी डायमंड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। ध्यान दोगे, हम लेट कर लिए इवन दैट लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, हम मान लिए कि जो फर्स्ट में जो कार्ड लॉस हुआ है वो डायमंड होने की इवेंट हम E2 मान लिए, हो सकता है डायमंड नहीं लॉस्ट हो कि कुछ और लॉस हुआ होगा, तो उसके लिए हम E2 मान लिए, और बाद में जो 2 कार्ड रिमेनिंग में से 2 डायमंड निकालने का इवेंट को हम लोग ए मान लिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि
पहले जो कार्ड जो लॉस हुआ था वो डायमंड होना चाहिए, यानी इवन की प्रोबेबिलिटी निकालना है। और ये दिया हुआ है कि बाद में दो कार्ड जो निकाल रहे हैं वो डायमंड है, ये गिवन है, तो गिवन वाला हमारा नीचे चला जाता है और हमें ये फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग बाइस थ्योरम यूज करेंगे। तो बाइस थ्योरम यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान दोगे, पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब क्या है कि पूरे कार्ड में से एक डायमंड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। तो ध्यान रहे टोटल कार्ड कितना है, तो 52, तो नीचे 52 आएगा, ठीक है। और डायमंड कितना है, तो डायमंड है 13, यानी 13/4 52 आ जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। डायमंड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। डायमंड नहीं लॉस होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसे 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब हम यहां पर निकाल लेते हैं A/E1। ध्यान दोगे, इसका मतलब क्या है कि ए का मतलब क्या, ए का मतलब है कि बाद में जो दो कार्ड निकाल रहे हैं वो डायमंड होना चाहिए। और नीचे E1 का मतलब क्या है कि पहले ही एक डायमंड लॉस हो चुका है। इसका मतलब क्या है, पहले ही एक डायमंड लॉस हो चुका है, तो कितना डायमंड बचा, 12। 12 में से कितना निकालना है, 2। तो जब 12 में से हमें 2 निकालना है तो 12 कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल में से कितना बचा, 51, 51। 51 में से 2 निकालना है तो 51 कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि n कॉम्बिनेशन अगर 2 है तो यहाँ पर n इंटू n-1 और डिवाइड में 1 इंटू 2 होता है, ये 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ 12 है, तो 12 इंटू 12-1 यानी 11 हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है। अब इसके बाद 51 है, तो उसके अनुसार 51 इंटू 51-1 यानी 50 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 - 2, तो ये कट गया। तो यहाँ से क्या बचा हमारा, 12 इंटू 11/51 इंटू 50, तो कैंसिल होगा यहाँ पर 3 से, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से 17, ये 2 से कैंसिल होगा, तो यहां पर आ जाएगा 22/, अब इसके बाद हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे A/E2, ठीक है। A/E2 का मतलब क्या है कि पहले जो कार्ड लॉस हुआ था वो डायमंड नहीं था, तो हमारा डायमंड 13 का 13 सुरक्षित है, तो यहाँ पर 13 कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 51 कॉम्बिनेशन 2। तो इसको भी सेम वैसे ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 12, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम थोड़ा शॉर्ट में जाते हैं। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/25। या थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान दोगे। इसमें थोड़ा डिटेल जाते हैं। 13 इंटू 12 हो जाएगा, नीचे 1 इंटू 2 होगा, और यहाँ पर 51 इंटू 50 हो जाएगा, और नीचे 1 इंटू 2 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये 1 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचेगा हमारा 13 इंटू 12/51 इंटू 50। अब यहाँ 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, और ये 17 टाइम्स में। अब ये 2 से कैंसिल होगा, ये तो 25 आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 26/425, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पर 22 थ्योरम अगर यूज कर देते हैं, 22 थ्योरम पढ़े होंगे,
by using बाइज थ्योरम। तो बाइज थ्योरम क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A अगर हमें फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे प्लस में भी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू क्या आया है, तो 1/4 आया है, इंटू A/E1 का वैल्यू क्या आया है, A/E1 का आया है 22/425। सेम वैल्यू होगा यहाँ पर 1/4 इंटू 22/425 प्लस E2 का 3/4 है और इसका 26/425। तो अब यहां से ध्यान दोगे, काफी सिंपल सॉल्व होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/4 इंटू 425, ठीक है। अब नीचे में हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या लेंगे एलसीएम, 4 इंटू 425, 4 इंटू 425 एलसीएम ले लेंगे, 4 इंटू 425, ठीक है। अब यहाँ बच जाएगा 22 इंटू 1 22 प्लस 3 इंटू 26, ये तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। अब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कैंसिल होगा 2 से, तो 11/50 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या ध्यान दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मिनिमाइज करना है, मतलब जेड का मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है, और सब्जेक्ट हमारा ये दिया हुआ है। तो ध्यान दोगे, इसे हम 1 लेट कर लेते हैं, इसे 2, इसे 3, इसे 4, ठीक है, और इसे 5। तो इस एक्सरसाइज से एग्जाम में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है। और इसमें लगभग सभी का सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2, ये जो 2 है इसका हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। पहले तो ध्यान दोगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या लिखेंगे, x + 2y। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये इन इक्वेशन है ये सब, बट हमें इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, जहां पर यहाँ लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है, उसको हटा करके उसका इक्वल टू बना दिया जाए, यानी यहाँ पर इक्वल टू हम ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ध्यान दोगे, अब अगर हम y का वैल्यू 0 ले लें, तो यहाँ y का वैल्यू 0 ले लेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 40 आ जाएगा। अब अगर हम x को 0 ले लेंगे तो बचेगा 2y = 40, ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू 20 आ जाएगा। यानी ये x एक्सिस को 40 का डिस्टेंस में कट करेगा और y एक्सिस को 20 का डिस्टेंस में कट करेगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 3 का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो सेम वैसे ही यहां पर हम इक्वल टू ले लेंगे। ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग
y का वैल्यू 0 लेंगे। अगर हम y का वैल्यू 0 ले लेंगे तो 3x इक्वल टू 30 होगा, 3 को इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10। x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 30 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन किसका लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन 4 का ले लेते हैं, तो आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। अब अगर हम यहाँ से y का मान 0 लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4x इक्वल टू 60 बचेगा ना, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसके बाद x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं, इसे 0 कर देते हैं, तो 3y इक्वल टू 60 होगा ना, तो 3 को डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा, ये आ गया। मतलब ये तीनों इन इक्वेशन से जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो बनेगा वो कहाँ कहाँ पर कट करेगा वो हमारा पता चल गया। ठीक है, तो अब फिलहाल हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान दोगे। यहां पर हम ले लेते हैं y एक्सिस और यहां पर ले लेते हैं हम x एक्सिस। अब इसमें ध्यान दोगे, डिस्टेंस हमारा 40 तक गया है, तो हम लोग 10 का इंटरवल लेके चलते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 20 30 40, 10 20 30 40 और यहाँ 0। ठीक है, ये कहाँ पर कट कर रहा है, तो ये हमारा कट कर रहा है 40 में, ये नहीं यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर। ठीक है, y को कहाँ कट कर रहा है, तो 20 में कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये हमारा लाइन आ गया। इसके बाद चलिए इसे लेट कर लेते हैं कि ये हमारा 2 है, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आगे 3 के लिए x का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, और y का वैल्यू 30 है, तो y का वैल्यू यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 10 से ज्वाइन कर देंगे। आप लोग को कोशिश करना है कि बनाने के लिए स्केल का यूज करोगे ताकि मार्क्स ना कटे। स्केल का यूज करोगे और पेंसिल से बनाओगे ताकि मिस्टेक होने से करेक्शन किया जा सके, क्योंकि पेन से आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। ये है मेरा 3। ठीक है, इसके बाद 4 के लिए x का वैल्यू 15 है, x का वैल्यू 15 है तो यहाँ बीच में होगा, और y का वैल्यू 20 है तो यहाँ पर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया। अब हमें चेक करना है कि इसका आखिर सॉल्यूशन है कहाँ। ठीक है, तो ध्यान दोगे, ये जो है 40 से लेस देन है, ध्यान दोगे यहाँ पर, यहाँ से ये जो है सो 0 से 40 से लेस देन है। अब हम चेक करना चाहेंगे सबसे पहले ये जो 0 0 जो पॉइंट है किस पर लाइज कर रहा है, किस पर लाइज नहीं कर रहा है, तो हम पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, इस 2 में x का मान 0 और y का मान 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4, जो कि ट्रू है। ट्रू है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 0 इस पर लाइज करेगा, 0 0 उस पर लाइज करेगा, मतलब ये जो सेकेंड वाले के लिए सॉल्यूशन जो है वो नीचे होगा। ठीक है, 0 की तरफ होगा। अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 3 में पुट करते हैं। तो 3 में जैसे ही पुट करेंगे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, जो कि फॉल्स है, फॉल्स रिजल्ट है। यानी 3 के लिए शेडेड रीजन उधर होगा जिधर ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है, उसका जस्ट ऑपोजिट। तो ये मेरा 3 था, तो 3 का ये जो 3 है
इसके लिए ओरिजिन हमारा इधर है तो इधर नहीं होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, उधर हो जाएगा। ठीक है, अब पुट करेंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन 4, तो यहाँ पर 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये भी हमारा फॉल्स आया। ठीक है, इसमें भी ओरिजिन लाइज नहीं करेगा 4 नंबर, तो 4 नंबर हमारा ये था, मतलब ओरिजिन इस पर भी लाइज नहीं करेगा, ओरिजिन इस पर भी लाइज नहीं करेगा, ओरिजिन इस पर लाइज करेगा, मतलब ये सैडेड रीजन होगा हमारा। ये होगा सैडेड रीजन। ठीक है, अब इस सैडेड रीजन में जो पॉइंट्स आया है हमारा, एक पॉइंट ये आया है, 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 इन सभी पॉइंट पर हम क्या करेंगे तो चेक करेंगे। अब इसमें ध्यान दोगे, इसका कॉर्नर जो आया फेसिबल सॉल्यूशन का ये आया, एक 40 0 आया। ठीक है, एक यहां पर आया है जो कि क्या है 15 0 है। ठीक है, इसके बाद इसे हम ए लेट कर लेते हैं, इसे बी लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट यहां आया है सी जो हमें फाइंड करना है, और एक यहां पर डी आया है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सी को कैसे निकालेंगे, तो सी किसका किसका इंटरसेक्शन है, तो ये 3 और इसके बाद 4, यानी 3 4 को हम लोग यहां सॉल्व करेंगे। इससे पहले यहां लिख सकते हो दिस सैडेड रीजन इज फैसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये फैसिबल सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोग यहां पर इसका कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 3 और 4, 3 4 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इस 3 4 को अगर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दोगे तो 3 में हम लोग क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 9x, यहां पर आ जाएगा प्लस में 3y, और यहां पर आ जाएगा 90। इसके बाद इसको ऐसे ही रहने दोगे, फिर यहां पर प्लस में 3y, फिर यहां पर में इक्वल टू में 60। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 9x में से इसको माइनस करोगे तो 5x बचेगा, और यहां से इसे माइनस किया जाएगा तो 30 हो जाएगा, 5 उधर डिवाइड कर देंगे तो इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, x का वैल्यू 6 आ गया। अब जब x का वैल्यू यहाँ 6 आ गया है तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू 6 कितना होगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, 18 को इधर माइनस कर दोगे तो 12 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ गया 12, यानी इसका कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 6 12। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग सॉल्व करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, इस लाइन 3 को, सॉरी ये हमारा 6,18 ये आ गया, क्योंकि ये जो पॉइंट आया था, ये जो पॉइंट आया था वो 3 4 का सॉल्यूशन है, बट सी जो है हमारा वो इस लाइन का सॉल्यूशन है 2 का और 3 का, 2 3 का। सॉल्विंग 2 एंड 3, सिमिलरली 2 एंड 3 को सॉल्व करोगे, सिमिलरली सेम वैसे ही इसे 2 एंड 3 को, तो 2 एंड 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम 2 को तो ऐसे ही ले लिए, 2 को वैसे ही ले लिए हैं। ठीक है, इसके बाद 3 में हम 2 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, क्या हो गया तो 6 हो गया प्लस 2y हो गया। ठीक है, इसके बाद 60 हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से माइनस 5x आ गया, और इधर से आ गया हमारा माइनस 20, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया तो 4 आ गया। ठीक है, जब x का वैल्यू 4 आ चुका है तो x का वैल्यू अगर इसमें से कहीं भी पुट कर देते हैं, अगर x इक्वल टू 4 हम यहाँ पुट कर देते हैं, उसको उधर माइनस में ले जाएंगे तो 36 आ जाएगा, 36 में 2 डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू 18 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो पॉइंट आ गया हमारा ये 4 18 आया। ठीक है, 1 2 3 4, इसी 4 पॉइंट पर हमें z का वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान दोगे इसी 4 पॉइंट पर।
द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फैजिबल रीजन आर। क्या क्या आया है? तो फर्स्ट में ए आया है, ए का वैल्यू आ गया है हमारा 15,0। बी का क्या आया है? तो बी का आया है 40,0। सी का क्या आया है? तो सी का आया है 4,18। और डी का आया है 6,12। अब z का वैल्यू क्या था? z का था मेरा 20x प्लस 10y। अब ये जो 4 पॉइंट जो आया है ना, इसी 4 पॉइंट पर हम z का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी पर z का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दोगे ZA, तो 15 यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। और y तो 0 हो जाएगा। बी पर फाइंड करेंगे तो यहां 40 पुट करेंगे तो 800, y 0 हो जाएगा। सी पर तो 4 है तो यहां 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 80 प्लस 180, यानी आ जाएगा 360। ठीक है, डी पर फाइंड करेंगे, 6 है तो यहां पर आ जाएगा 120, फिर यहां पर 12 पुट करेंगे तो आ जाएगा 120, 240 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना था? तो मिनिमाइज करना था। तो मिनिमम वैल्यू कहां पर आया? हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 240 एट ए पॉइंट कौन सा पॉइंट पर आया है? तो 612 पर। ठीक है, यानी जब x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 12 होगा तो उसका वैल्यू मिनिमम आया। वो भी क्या आया? 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया रीजन बॉन्डेड बाय द पैराबोला एंड लाइन। यानी ये पैराबोला और ये लाइन से जो एरिया बॉन्डेड होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दोगे, ये है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। तो पैराबोला कौन सा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला चीज, अगर y में 2 डिग्री है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर x में 2 डिग्री है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो y में 2 डिग्री है तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी हमारा 0 आएगा, यानी ये ओरिजिन से पास करेगा। तो लिखेंगे पैराबोला 1 इज सिमेट्रिकल। तो ध्यान दोगे, पैराबोला 1 इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू तो 4 हमारा दिया हुआ है। तो ध्यान दोगे, पैराबोला को हम लोग ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से पास करता हुआ x एक्सिस के सिमेट्रिकल। ऐसा x एक्सिस का सिमेट्रिकल का यहाँ मीनिंग ये है कि x एक्सिस के ऊपर जैसा होगा नीचे भी वैसा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे तो एक x इक्वल टू 4 एक लाइन है, तो सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू 4 हमारा ये है, यहाँ पर x इक्वल टू 4 है, ये x इक्वल टू क्या है? तो ये 4 है, ये है। अब हमें एरिया ये फाइंड करना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। ध्यान दोगे, तो यहाँ का एरिया हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दोगे, हम ये ऊपर वाला एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ध्यान दोगे, रिक्वायर्ड एरिया तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और यहाँ पर x का वैल्यू 4 है, तो 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे और y dx लेंगे। जब भी यहाँ पर हम dx लेंगे तो x का लिमिट आता है। ठीक है, और चूंकि ऊपर भी है नीचे भी है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब y का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 16x dx। ये 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, और रूट एक्स बचेगा जिसका पावर 1/2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर पढ़े हो तो इंटीग्रेट करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा? एक्स का पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी हमारा 3/2 आ जाएगा, नीचे यहाँ 404 हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। अब इस 4 को यहाँ पुट करोगे, 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2 ऐसा होगा। यहाँ 16/3 आ जाएगा। अब इसे 2 का पावर 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 3 बचेगा जिसे हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास में आप लोग के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 एग्जाम के लिए जारी की गई 12th क्लास मैथमेटिक्स का ग्रुप डी का सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने सारे नज़दीकी हैं वो सभी इसका लाभ उठा सके। और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन को फिर से समझाया जाएगा। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे कमेंट में बता सकते हैं, उस चीज़ को फिर से हम बताएंगे। और अगर उसके बावजूद भी नहीं बता पाते हैं तो अगर नंबर देते हैं, आप उस नंबर में डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या तो फिर व्हाट्सएप मैसेज बता सकते हो कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन को फिर से क्लियर करेंगे। या इसके अलावे जो भी सॉल्यूशन दिया गया आपको, अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और इसे हटके कोई क्वेश्चंस अगर बना रहे हो और उसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, डाउट हो जाती है, तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज डाल करके हमें बता सकते हो कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम आगे नए टॉपिक लेकर के फिर से आएंगे। इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तब तक पढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि रिजल्ट आपका बेहतर हो।